नमस्कार। शनिवार की खुशनुमा सुबह है, घड़ी में 10 बज रहे हैं, यानी वक्त है SBI हेलो डीडी का, वो खूबसूरत कार्यक्रम जिसमें आप अपने पसंदीदा कलाकारों के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं। संगीत एक पूजा है, संगीत एक इबादत है, संगीत एक नशा है, संगीत एक जादू है। और वो शख्स जो इस जादू को किया करता है, वो शख्स जो सुरों के साथ खेला करता है, वो शख्स जो सुरों को नित नए रूप देता है, आकार देता है, उसे कहते हैं महान संगीतकार। और वो महान संगीतकार जिसने मन तड़पत हरिदर्शन को आज, या फिर मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, या मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, ऐसे न जाने कितने कितने गीतों को उन खूबसूरत सुरों में ढाला है जो अविस्मरणीय बन गए हैं, उस महान संगीतकार को कहते हैं नौशाद। नौशाद साहब, हम आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। नौशाद साहब, सबसे पहले तो यही बताइए कि एक दौर फिल्म संगीत का वो था जिसे एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियों ने गुनगुनाया है। संगीत के वही 7 सुर हैं, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई कि फिल्म संगीत में वो तासीर नहीं रही है? अब उसकी वजह तमाम संगीत प्रेमी जानते हैं, मैं क्या उसको दोहराऊं। आज वो संगीत जिसका आप जिक्र फरमा रही हैं, वो संगीत आज फिल्म मीडिया से या टीवी मीडिया से भी मैं कहूँगा कहाँ दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि आज पसंद बदल गई, मैं कहता हूँ पसंद बनाई जाती है। पसंद पहले भी लोगों की बनाई गई थी जी। और क्लासिकल म्यूज़िक पर आधारित गाने लोगों ने सुने, समझे और पसंद किए, जिसको आज तक फरामोश नहीं कर सके। अब आज ये पसंद बना दी गई पॉप म्यूज़िक की, तो साहब इसमें आवाम का, जनता का कोई कसूर नहीं है। कसूर उनका है जो ये सुना रहे हैं। तो आप जनता को जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, जो दिखाएंगे वो देखेंगे। तो इसमें मेरा ख्याल कहीं तक ये सही है, और अगर इसमें कोई गलत हो तो यकीनन सुनने वाले भी इसके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ अर्ज़ किया है वो सही है, और मैं तमाम संगीत प्रेमियों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग उस संगीत को जिसका आपने जिक्र किया अभी, उस संगीत को जी। आप दोहराइए। जी हाँ, आप आवाज़ उठाइए। आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो वो संगीत इस मीडिया से आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। तो मेरी ये राय है, मैंने अर्ज़ किया था कि सुनने वालों मेरी आवाज़ तो 100 बार सुनी, दिल भी टूटा है मेरी, दिल भी टूटा है मेरा, इसकी भी सनकार सुनी, आज दिल टूट गया है। ये तमाम चीज़ें सुन सुन के तो मैं ये चाहूँगा कि आवाम मेरा साथ दें, वो संगीत प्रेमी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। तो यकीनन जिसका आपने जिक्र किया है वो संगीत हमेशा ज़िंदा रहेगा, और ज़िंदा है आज भी। तो वो आएगा इस मीडिया से फिर। जी हाँ नौशाद साहब, आपके संगीत प्रेमियों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया। पूना से नीलम टेलीफोन पर हैं। हाँ जी नीलम, क्या सवाल है आपका? हेलो। जी हाँ, पूछिए सवाल। हेलो। जी जी फरमाइए। हेलो। हाँ। अभी कहा कि संगीत एक जादू है, वैसे पाकीज़ा और कोहिनूर का संगीत एक जादू है। हेलो। जी हाँ, हम सुन रहे हैं। आपका शास्त्रीय संगीत मुझे बहुत पसंद है। और जी मराठी और किसी भाषा में आपने संगीत दिया है? जी इत्तेफाक से मैंने मराठी में तो अभी तक नहीं दिया है, इसलिए कि जिस ज़बान के साथ मैं इंसाफ न कर सकूं तो उससे
मैंने ये सोचा कि उसमें संगीत में उस ज़बान को सही समझ नहीं सकता। हर ज़बान में एक चाशनी होती है, हर ज़बान में एक खूबी होती है, तो उस ज़बान को जब तक मैं समझूं नहीं तो उसमें संगीत कैसे दे सकता हूँ। मराठी पोइट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे पोइट्स हमारे गुजरे हैं महाराष्ट्र में। और दूसरे ये कि महाराष्ट्र ने मुझे नौशाद बनाया, महाराष्ट्र का मैं बड़ा ममनून एहसान हूँ, आभारी हूँ। नौशाद साहब, सुना है 17 साल की उम्र में आप घर बार छोड़कर निकल आए थे, तो ऐसा क्या वो जुनून था, क्या दीवानगी थी संगीत के प्रति कि 17 साल का वो लड़का घर छोड़कर निकल आया? सब ये दीवानगी खुद से नहीं पैदा होती है जी। ये खुदा की तरफ से आती, इसीलिए संगीत को कहा गया है रूह की ग़िज़ा, यानी आत्मा का इससे संबंध है। तो ये खुद ब खुद पैदा होती। मेरे घर में कोई संगीत नहीं जानता, मेरे वालिद संगीत के खिलाफ थे और मैं चोरी छुपे सीखता था संगीत। अच्छा। और एक दफ़े हारमोनियम लेके आया तो मेरे वालिद साहब ने वो फेंक दिया सड़क के ऊपर। ओहो। तो मैं इन्हें चोरी छुपे सीखता रहा। उस्ताद थे मेरे यूसुफ अली साहब, बब्बन साहब, ये उस्ताद लखनऊ में मेरे, उनसे तालीम लेता था जी। तो एक वक्त ऐसा आया कि हमारे वालिद साहब ने कहा कि तुम्हें घर चाहिए या संगीत चाहिए? तो मैंने कहा घर आपको मुबारक हो, और मैंने घर छोड़ दिया था। और उस वक्त 17 साल की उम्र थी मेरी, आपने जैसा फरमाया। जी जी। नई मुंबई से कविता आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ जी कविता। हेलो जी। हेलो जी, सवाल कीजिए। हाँ, नौशाद भाई को नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं कह रही हूँ कि नौशाद भाई ने इतना अच्छा संगीत दिया है पाकीज़ा, मुगले आजम जैसे फिल्मों को, तो बहुत अच्छा संगीत दिया है। तो हमें उनके गाने बहुत पसंद है, संगीत बहुत पसंद है। और इतना अच्छा संगीत उन्होंने कहाँ से सीखा? देखिए, कहाँ से सीखा है इसके लिए तो मैं आपको क्या जवाब दूं। मैं अपने उस्तादों का नाम पहले ले चुका हूँ कि उस्ताद बब्बन साहब, उस्ताद यूसुफ अली साहब मेरे उस्ताद थे। दूसरे ये कि ये तो भगवान की देन होती है, उसकी तरफ से आता है। मैं आज भी कोई अच्छा गाना नहीं बना सका, आज तक नहीं बना सका। कोशिश करता हूँ कि ऐसा गाना कोई बनाऊँ मैं, ऐसा गीत जिसको मैं कहूँ कि ये बहुत अच्छा है। वो अभी तक मुझसे नहीं बना है। मैं अभी तक बरस गई राम बदरिया कारी, बुझी ना प्यास हमारी, वो किस्सा है मेरा। नौशाद साहब, आप पर कितनी ही किताबें लिखी गई। आज तो दास्तान नौशाद, शुभ दिन आयो, विदेशों में आप पर किताबें लिखी जा रही हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी में। अब आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। ऐसे समय में आपको अपने स्ट्रगल के, संघर्ष के वो दिन याद आते हैं जब आप फुटपाथ पर उस जगह सोया करते थे? यकीनन याद आते हैं। और मैं जब भी गुजरता हूँ, खुदादास सर्कल दादर पर एक जगह है जी, और वहाँ अभी वो निशानी नहीं रही जी। उस जगह पर एक ब्रॉडवे थिएटर था, वो अभी नहीं रहा। वहाँ एयर कंडीशन मार्केट बन गई है, लेकिन उसके सामने की बिल्डिंग ज़रूर है, शिवाजी भवन, जिसकी फुटपाथ पर मैं सोता था। अभी भी जब उधर से गुजरता हूँ तो उस फुटपाथ को सलाम कर लेता हूँ और चूम लेता हूँ उस ज़मीन को कि यहाँ पर मैं सोता था। इस मकाम से मैं आज वो आशियाना बिल्डिंग में गया हूँ। तो ये इसमें महाराष्ट्र की देन है। महाराष्ट्र ने मुझे नौशाद बनाया, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। मैं तो कुछ नहीं था जब आया था। तो बाहर का उसका एक वाकया बहुत अच्छा था जो कि मैंने कई दफ़े दोहराया है कि ब्रॉडवे सिनेमा की रोशनी मेरे पर फुटपाथ पर अंधेरे में मुझ पर पड़ती थी। मैं दुआ करता था कि ये रोशनी मेरी किस्मत का हिस्सा कब बनेगी। और एक ज़माना आया कि उसी थिएटर में बैजू बावरा की जुबली हुई और उसकी बालकनी पर खड़ा करके मुझे हार फूल पहनाए गए, फोटो लिए जा रहे थे। तो मैंने सामने के फुटपाथ को देख के आंसू मेरे आ गए, रोने लगा। तो विजय भट्ट साहब जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा, अरे खुशी का दिन यही क्या हुआ? तो मैंने कहा वो सामने की फुटपाथ पर नजर पड़ गई थी। क्या था वहाँ? मैंने कहा कुछ नहीं,
16 साल लगे मुझे इस सड़क को क्रॉस करने में। तो वो फुटपाथ आज भी है। जी। तो हमेशा ईमानदारी से, सबसे कहूँगा मैं, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और किसी का बुरा ना चाहिए जी। और खुलूस और मोहब्बत दिल में रखिए हर एक के लिए। वो ज़रूर कामयाब करता है, ज़रूर वो कामयाबी उसे हासिल होती है। तो मैं उसका कायल हूँ, कल भी था, आज भी हूँ। नौशाद साहब मुंबई से ही माधवाचार्य दुबे जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी दुबे जी। हेलो जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना सवाल कीजिए। नफाद अंकल जी। हेलो नफाद अंकल। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप जहाँ पे ट्रेनिंग लिए हैं, जी। आप अगर ट्रेनिंग लिए हैं तो आप वहाँ का नाम बताएंगे? हाँ जी, मैंने लखनऊ का, मैं पैदा हुआ लखनऊ में। लखनऊ में मेरे उस्ताद थे यूसुफ अली साहब और उस्ताद बब्बन साहब, ये दोनों नहीं रहे, ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जा चुके हैं। तो मैंने लखनऊ में तालीम ली थी और फिर ये फिल्मी संगीत के लिए मैं यहाँ बम्बई आने के बाद मैं उस उस्ताद झंडे खां साहब का असिस्टेंट रहा, खेमचंद जी का असिस्टेंट रहा, मनोहर कपूर साहब एक थे, उनका असिस्टेंट रहा। तो ये यहाँ पर फिल्मी संगीत को मैंने स्टडी यहाँ किया आके, और बाकी तालीम शुरू की जो थी वो लखनऊ में मैंने हासिल की थी। और फिर भी आज भी मेरी तालीम नामुकम्मल है। संगीत जो है इतना गहरा सागर है कि साहब आज तक मैं किनारे खड़ा हुआ प्यास प्यास चिल्ला रहा हूँ। नौशाद साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपकी पहली फिल्म प्रेम नगर के बारे में बात करेंगे। फिर हम हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नौशाद साहब, दिनेश से मुंबई आपसे बातचीत, बम्बई से दिनेश साहब बातचीत करना चाहते हैं आपसे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। नौशाद साहब। हाँ जी। नौशाद साहब जी नमस्ते। मैं दिनेश बोल रहा हूँ। जी दिनेश साहब। मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से, आपका म्यूजिक बहुत पसंद करता हूँ और एक्चुअली मैं नुसरत फतेह अली खान जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपने नुसरत जी के साथ कोई काम किया है? जी, ये मेरी बदकिस्मती कि मैंने ऐसे बड़े कलाकार, इतने बड़े संगीत के महान विद्वान नुसरत अली साहब के साथ मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ काम करने का। इसके लिए मुझे अफसोस है, मैंने उनके साथ कोई काम नहीं किया है। मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ, प्रार्थना है हमारे दर्शकों से, जब आप सवाल पूछें तो अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम कर दें, फिर आवाज़ सही रहेगी। नौशाद साहब आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। नौशाद साहब तो बात करते हैं, पहली फिल्म प्रेम नगर आपको कैसे मिली और जब आप पहला गाना जब रिकॉर्ड कर रहे थे वैसे उस समय कैसी स्थिति थी? भाई देखिए, उस वक्त के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उस वक्त पहली पिक्चर जो मुझे प्रेम नगर मिली, D.N. मधोक साहब जो राइटर डायरेक्टर सभी कुछ थे और रंजीत मूवी टून जो बहुत पुरानी फिल्म कंपनी यहाँ थी, आज भी उसका स्टूडियो तो कायम है लेकिन उसमें कुछ होता नहीं। रंजीत में वो थे मधोक साहब। मधोक साहब बड़े अच्छे राइटर थे। मधोक साहब बड़े कहना चाहिए गरीब परवर थे, लोगों की मदद करते थे। पता नहीं क्यों मधोक साहब ने मुझे पसंद किया कि ये लड़का होशियार है अपने काम में, तो मुझे भवनानी साहब के पास वो ले गए। उन्होंने कहा इस लड़के को चांस दो। स्टोरी उन्हीं की थी, मधोक साहब की। तो भवनानी साहब ने मुझे देख कर कहा, अरे ये छोकरा, ये तजुर्बा नहीं है, फिल्म मेरी ख़राब कर देगा। तो मधोक साहब ने कहा मेरी स्टोरी, डायलॉग, लिरिक्स जो भी कुछ है उसके पैसे आप ज़मानत में रख लीजिए। क्या बात है। तो इसको चांस दीजिए। तो साहब मुझे पहला चांस मिला था और ये सुन के आप सबको और सुनने वालों को ताज्जुब होगा कि उस वक्त 3 महीने में पिक्चर बन जाती थी। 100 रुपये महीने पर मुझे जॉब मिला था और 300 रुपये मिले थे पूरी प्रेम नगर फिल्म के म्यूजिक देने के लिए। और पहला गाना मैंने रिकॉर्ड किया था ओपन गार्डन में और उस वक्त कोई एकॉस्टिकली ट्रीट किए हुए स्टूडियो नहीं होते थे। एक ही माइक्रोफोन पर फेडलेटोन करके एक मशीन होती थी, फेडलेटोन। आज वो नहीं है, घड़े के इतना माइक्रोफोन होता था। पहले आग में गर्म किया जाता था, फिर वो सेंसिटिव होता था, फिर आवाज़ कैच करता था।
तो उस पर रिकॉर्डिंग की थी साहब, और वो आज भी HMV के पास वो गाने हैं जी। अगर आपके पास कोई हो तो ज़रूर सुनाइएगा। मन के तार हिला जा, वो गाना उसका, या मत बोलो बाहर की बत्तियां। अच्छा। वो गुजरात के बैकग्राउंड पर वो पिक्चर थी। तो बहरहाल प्रेम नगर का ये वाकया है और पहली पिक्चर मेरी थी। जी। नौशाद साहब, सद्दाम हुसैन मुंबई से आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। जी हाँ हुसैन साहब। हेलो। हाँ जी, मैं सद्दाम हुसैन कुर्ला से बोल रहा हूँ सर। जी साहब। सर अभी मैं आपका कोई म्यूजिक सुन सकता हूँ किसी नई पिक्चर में? अभी देखिए, अभी फिलहाल तो मैं किसी फिल्म में म्यूजिक नहीं दे रहा हूँ जी। इसलिए कि या तो वो फिल्में मेरे काबिल नहीं है या मैं उन फिल्मों के काबिल नहीं हूँ। सर आप तो क्या है, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपके पुराने गाने सुनता हूँ तो बस खो ही जाता हूँ। बस आप इसके लिए दुआ कीजिए कि ये दौर जो चल रहा है ये दौर आप ही लोग बदल सकते हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जो पॉप म्यूजिक, विदेशी म्यूजिक आपको दिया जा रहा है, इसको आप ही लोग बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे गाने आते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है। सही बात है। नहीं तो एक 1-2 का फोन में गाना है, वो मशीरा कशीरा पता नहीं क्या क्या अल्फाज है, कुछ समझ में नहीं आता क्या अल्फाज है, क्या म्यूजिक है, क्या गाना है। तो हुजूर मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि आप ही लोग उन पिक्चरों को चलवाते हैं, आप ही लोग उन पिक्चरों की जुबली कराते हैं। आप लोग उसके लिए एहतजाज कीजिए कि उन पिक्चरों को मत देखिए और लोगों को मना कीजिए कि ऐसी पिक्चरों को मत देखिए आप। ये बदल जाएगी चीजें, आप ही लोग बदल सकते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर किसी पिक्चर में आपका एक म्यूजिक सुनने को मिले इस दौर में। बस कोशिश की, दुआ कीजिए। मैं हमारी दुआ आपके साथ है सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी इज्जत अफजाई का। शुक्रिया हुसैन साहब। नौशाद साहब, फिर अगर उस दौर में चलें तो जब आप इंडस्ट्री में आए तब तक तो प्लेबैक शुरू हो चुका था, लेकिन आपने कभी वो जिस तरह वो लाइव रिकॉर्डिंग वाली बात होती है उस तरह का कोई अनुभव आपको रहा? हाँ जी, पहले प्लेबैक का सिस्टम आ चुका था, लेकिन लोग डरते थे प्लेबैक से कि एडिटिंग करना पड़ेगी, और उस वक्त एडिटिंग के इतने एक्सपर्ट आए नहीं थे। जी हाँ। और तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे लाइव रिकॉर्डिंग को कि गाना भी हो रहा है, कैमरे के पीछे म्यूजिशियन बैठे हुए हैं और एक ही शॉट में गाना पिक्चराइज हो रहा है। और कभी कभी आउटडोर भी जाते थे, तो आउटडोर में भी म्यूजिशियन जाते थे साथ में। तो पहले डायरेक्टर देखता था कि म्यूजिशियन को किधर बिठाना है। मैं अभी तक भूला नहीं, पवई लेक पर एक गाना पिक्चराइज करना था, हीरोइन कपड़े धो रही है, तो पहले डायरेक्टर ने आके कहा, लोकेशन ढूंढी म्यूजिशियन की, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ। पेड़ पर? हाँ तुम वायलिन लेके इधर इस शाख पर बैठ जाओ और तुम ये ऑर्गन लेके ये पेड़ के पीछे बैठो। और वो इस तरह से लटकाए गए म्यूजिशियन सब पेड़ों पर, और वो साहब गाना शुरू हुआ जी। अब हीरोइन बोल रही है कि साहब मुझे ताल नहीं मिल रही है, तबला बहुत दूर है। तो डायरेक्टर ने कहा लेट मी थिंक इट ओवर। सोच के डायरेक्टर ने कहा ये पेड़ काटो। उसकी शाखें काट के ब्रांचेस तबले वाले के कमर में बांधी गई और फिर उसको आगे बिठाया गया गड्ढा खोद के, और कहा कि अब बजाओ। तो बजा रहा है तो लगता है कि पेड़ हिल रहा है, तो कहते बस ये ठीक है। तो इस तरह से पिक्चराइज हुआ। तो हुजूर उस वक्त जब म्यूजिशियन जाते थे आउटडोर में गाना पिक्चराइज होता था जी। तो घर से विदा लेके जाते थे बाल बच्चों से कि दुआ करना खैरियत से वापस आए, क्या मालूम किस पेड़ पर लटकाए जाएंगे, कहाँ बिठाए जाएंगे। तो हुजूर उस वक्त ये सब कुछ होता था। तो ये इसके अलावा भी बहुत से वाक़यात हैं जो मैं बयान करना शुरू करूं तो कई घंटे लग जाएंगे। बहरहाल मुख्तसर मैंने आपको उस वक्त का माहौल बताया। अच्छा, ये है मुंबई से काका पाल, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ जी काका जी। नौशाद साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम काका है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरे सवाल ज्यादा हैं, आप ध्यान से सुनिए प्लीज। आपने एक रेडियो प्रोग्राम में कहा था संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? नहीं, ये क्या है कि पहले चूंकि जब हमारी जो हिस्ट्री है संगीत की तारीख जो है उसमें था कि गुरु गोरखनाथ के ज़माने में भी
ऐसा होता था कि बीमारों को संगीत से अच्छा किया जाता था और संगीत जो है वो हर रोग का इलाज था, हर बीमारी का इलाज था। तो इसलिए मैंने वो दोहा खुद लिखा था, संगीत है ईश्वर की शक्ति, हर सुर में बसे हैं राम, और रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। तो ये उसी को सामने रख के उस हिस्ट्री को जो गोरखनाथ के ज़माने की थी, उस वक्त के हकीम वैद नाड़ी देखने के बाद मरीज को कहते थे, अच्छा इसको लीवर की बीमारी है, देश राग सुनाना, रिखब वादी सुर जो है वो लीवर पर असर उसका होता है। तो इस तरह से हर बीमारी के लिए रागों में जगह थी और राग उसका इलाज रागों से होता था। लेकिन उस वक्त लोग उसको पूजा और भक्ति इबादत समझ के करते थे, व्यापार समझ के नहीं। सही बात है। नौशाद साहब, आपके एक और संगीत प्रेमी हमीद अख्तर साहब आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। जी हाँ हमीद साहब। हेलो। जी जी हाँ हमीद साहब, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम नौशाद साहब। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी कैसे हैं, खैरियत ठीक है ना आपका? जी जी फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी मैं जानना चाहता हूँ कि आप आगे क्या करने वाले हैं? भाई देखिए, आगे का तो खुदा जाने, आज की अपने साथ है और कल की कल के साथ है, तो कल क्या होने वाला वो तो खुदा जानता है। लेकिन मैं अभी से कोई फैसला आपको नहीं बता सकता अपना। अभी ये फ़िलहाल मैं HMV के लिए एक प्राइवेट एल्बम कर रहा हूँ गज़लों का, और इसके अलावा मैं फ़िल्मों के लिए आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये आजकल की फ़िल्मों में मैं फ़िट नहीं होता हूँ, या वो फ़िल्म मेरे काबिल नहीं है, या मैं उन फिल्मों के काबिल नहीं हूँ। तो अगला प्रोग्राम आपको मैं क्या बताऊँ, दुआ फरमाइए कि मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूँ संगीत के ज़रिए, बस ये मेरी इल्तिजा है। नौशाद साहब, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी समय से चलन रहा है कि पहले संगीत तैयार हो जाता है और फिर गीत लिखे जाते हैं। आपको ये चीज़ इस तरह से पसंद आया करती थी? आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे? देखिए, मेरे ख्याल से ये बात उल्टी है जी। कि पहले ट्यून बनाया जाए, तर्ज बनाई जाए, फिर उस पर बोल लिखे जाएं। तो उसमें कविता कहाँ से आएगी, शायरी कहाँ से आएगी? इसलिए कि उस पर फिर शायर फिटर बन जाता है, बोल फिट करता है। जी हाँ। कविता नहीं होती है। हम लोग हमेशा इस चीज़ को अहम समझते थे कि पहले शायर को कहा जाए, कवि को कहा जाए कि ये सिचुएशन है, ये माहौल है, इस पर आप गीत लिखिए, गज़ल जो भी कुछ है ये आप पहले लिख के लाइए। इसलिए कि शायरी, कविता तो खुद कहती कि हम मुझे इन सुरों में लेके चलो। क्या बात है। हाँ जी। तो इसलिए उस वक्त देखिए, गानों में आप गीत हो, गज़ल हो, नज़्म हो, भजन हो, उसमें आपको कविता मिलती थी, शायरी मिलती थी। आज जो कुछ है वह कहने की ज़रूरत नहीं है, सुनने वालों के सामने है। तो आज हम बच्चों को मना करते हैं कि टीवी बंद करो, ये पिक्चर मत देखो। और पहले माँ बहन बेटी सब बैठ के एक साथ पिक्चर देखते थे, इसलिए कि उससे कुछ सबक मिलता था, उससे कुछ नसीहत मिलती थी। आज बस ये फाइटिंग और पिस्तौल और गोली और ये खंजर, अरे ये सब हो रहा है, तो बच्चे सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं हुजूर। जी हाँ, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा कि पहले कविता लिखी जाए, और पहले के गानों में आप देख लीजिए, और आरजू साहब का इसमें जिक्र, मजरू साहब, शकील बदायूनी, ये पंडित मधुर साहब, पंडित इंदिरा साहब, ये पंडित प्रदीप जी, ये लोग कविता लिखते थे, शायरी करते थे। आज वो कोई भी नहीं रहा। और आज जो साहब आए हैं सब अच्छे हैं भाई, लेकिन उनके लिए भी मजबूरी ये कि पहले उनको ट्यून दिया जाता है कि इस पर बोल फिट करो, तो वो फिटर का काम कर रहे हैं, वो कवि का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये सब मामला गड़बड़ हो रहा है और ये बात उल्टी हो रही। पहले 10 गाने होते थे पिक्चर में, तो जब गाना शुरू होता था पब्लिक अंदर जाती थी, और सीन जब होता था तो बाहर आ जाती थी बीड़ी सिगरेट पीने। आज ये हो रहा है कि साहब गाना आता है तो लोग बाहर आ जाते हैं, और जब वो सीन शुरू होता है फाइटिंग वेटिंग, क्योंकि आदि कर दिया है लोगों को फाइटिंग और ये वो सब उसका। और गाना जो होता है
पीटी हो रहा है साहब, एक्सरसाइज हो रही, 50 लड़कियां लड़के किधर से आ गए और गाना ख़त्म और सब गायब हो गए। तो ये हर पिक्चर में यही, हर गाने को इस तरह से पिक्चराइज किया जा रहा। आज हिंदुस्तान है ही नहीं पिक्चर में। हम कहते हैं हिंदुस्तानी ये पिक्चर है, लेकिन हिंदुस्तान कहाँ है? सब अमेरिका, अफ्रीका और स्विट्ज़रलैंड वहाँ के लोकेशन है, हिंदुस्तान तो दिखाई नहीं देता है। तो ये मुझे अफसोस होता है कि हमारे हिंदुस्तान में बड़े अच्छे लोकेशन हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, उनको एक्सपोज नहीं किया जाता है। हम बाहर चले जाते हैं शूटिंग करने के लिए। आज ड्रेस भी विदेशी, म्यूज़िक भी विदेशी, हर चीज़ विदेशी। देसी क्या है? तो मैं माफ़ी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए और इस चीज़ को आवाम बदल सकते हैं, जनता बदल सकती है। अगर जनता आवाज़ उठाए तो ये चीज़ बदल जाएगी। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, और लोग बुरा माने या भला माने, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हम उम्मीद करते हैं कि ये दौर ज़रूर बदलेगा। फिलहाल मुंबई से ही फरीदा हैं, आपसे बात करना चाह रही हैं। हाँ जी फरीदा जी। नौशाद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशाद साहब, आपकी जिंदगी में मोहम्मद रफ़ी साहब का यादगार लम्हा बताइए। अभी देखिए, यादगार लम्हा मैं क्या बताऊं, वो उनकी ज़िंदगी ही यादगार थी हमारे साथ। और जब वो आए थे शुरू में, ये 40s का जिक्र है, तो कोरस में एक गाना उनको पहला हमने गवाया था जिसके 10 रुपए उन्हें दिए गए थे। वो गाना था फिल्म पहले आपका, हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा, ये उसका मुखड़ा था गाने का। और रफ़ी साहब ने कहा कि हमको भी गवाइए इसमें, तो हमने गवाई, एक लाइन आप भी गा लीजिए। तो उसके 10 रुपए उनको दिए गए थे। और मोहम्मद रफ़ी सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहे, और उन्होंने जो मेरे गाने गाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनको कोई इज़्ज़त बख्शी, बल्कि उन्होंने मेरे गाने गाकर मुझे इज़्ज़त बख्शी। इसके लिए मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ। और मैंने अर्ज़ किया था, एक दिन एक नौजवान गायक मुझे आया नज़र, एक दिन एक नौजवान गायक मुझे आया नज़र, जिसने रोशन कर दिए संगीत के शामो सहर। क्या बात है। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए मैंने कहा था। तो उनका हर गाया हुआ गीत जो मेरे साथ गाया वो यादगार है। एक ही लम्हा क्यों, पूरी ज़िंदगी उनकी मेरे साथ यादगार है। हाँ जी नौशाद साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे ये पूछना है कि मुग़ल आज़म में मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने जो बड़े गुलाम अली खान साहब से गवाया था जी, उसमें कुछ मजबूरन आपको 2 राग मिक्स करने पड़े थे, उसके बारे में जरा बताएंगे क्या बात थी? उन्हें आपने कौन सा, उसमें 2 गाने थे जो बड़े गुलाम अली साहब ने गाए थे। जी, जो उन पे जो रात का जो अपनी लीला में वो मगन होते हैं सलीम और अनारकली। अच्छा अच्छा जी। तो राग सोनी में वो गाना था जी। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज तक कोई लव सीन ऐसा नहीं आया फिल्मों में जी। 10 मिनट, यानी पूरी रील थी जो लव सीन था, एक रील 10 मिनट तक चलती है 1000 फीट। अच्छा। तो उसमें कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ वो गाने के ऊपर लव सीन था, प्रेम जोगन बन के सुंदर पी की ओर चली। तो उसमें सारी रात गुजरती, सुबह हो जाती है। तो दूसरा राग मैंने नहीं मिक्स किया था, बल्कि एक सुर राग ललित का मैंने मध्यम उसमें इस्तेमाल की थी, जिस पर गुलाम अली साहब ने कहा, अरे भाई ये आप जुल्म कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे कि इसमें ये राग ललित की मध्यम आपने कैसे लगा दी, राग सोनी में है नहीं। तो मैंने कहा कि मैं म्यूजिकली ये बताना चाहता हूँ कि सुबह हो रही है, सुबह की पौ फट रही है। क्या बात है नौशाद। एक सवाल और जी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके ऐसे सैकड़ों हजारों एक बेहद सुपरहिट गाने हैं, इनमें आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मैं अगर अर्ज करूं तो आप इसको सही समझिएगा कि वो बाकी है, अभी तक आया नहीं। यानी आपका फेवरेट गाना अभी तक बाकी है? जी बाकी है, दुआ कीजिए जिंदगी बाखैर, तो शायद वो गाना आए जिसको मैं कहूँ ये मेरी पसंद का गाना है, ये मेरा पसंदीदा गाना है, और शायद वही आखिरी गाना होगा। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मुझे आपको 2 बातें करनी है कि आपने हमको जो मन में लिया है बहुत अच्छा है, आप कभी नहीं भूल सकते। और दूसरी बात यह है कि आप उस जमाने से आज तक
ये चित्रपट नगरी को बात है और अपने जो कलाकार लोग हैं उसके सम्मान करते हैं और ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है और हम आपको शुभेच्छा बख्शीश में। बहरहाल आपने जो कुछ कहा उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने जो मुझे इज्जत बख्शी, जो मुझे मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दुआ करता हूँ कि भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप इसी तरह से अच्छे संगीत को पसंद करते रहें। नौशाद साहब, एक बात बताइए, किसी गाने की सफलता में गीतकार, संगीतकार और गायक या गायिका जो भी हो, उनका बराबर का कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। पर होता यह है कि अगर गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, तो सफलता का जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो ज़्यादातर गायक या गायिका को मिल जाता है। तब तकलीफ नहीं होती थोड़ी? ये बात आपने एक दुखती विरक पे हाथ रख दिया है। ये यकीनन आपने जो बात कही, मेरे ख्याल से इसमें जो क्रिएटर होते हैं जी, तख्लीककार जो होते हैं, कल्पनाकार जो होते हैं, वो दो होते हैं। एक तो लिरिक राइटर, बिल्कुल, और दूसरे म्यूजिक कंपोजर। जी हाँ। हमने जो गीत लिखा गया, जो उसका ट्यून हमने बनाया, एक गाने वाले की आवाज़ का इस्तेमाल किया, उसको रिहर्सल दी, 10 दफ़े 20 दफ़े रिहर्सल, जो उसने गाया, जो उसको हमने सिखाया, वही उसने दोहरा दिया। उसमें उसका क्रिएशन कुछ नहीं होता है, क्रिएशन होता है इन दो आदमी का। तो होता यही है कि भाई, जैसा आपने फरमाया कि उसमें क्रेडिट गाने वाले को मिलता है कि रफ़ी ने क्या गाना गाया है, अरे साहब फलां ने तो कमाल कर दिया है, लेकिन उसके पीछे कौन था जिसने 10 रोज़ तक मेहनत की, रात दिन जागा, भूखा प्यासा रहा और क्रिएट किया, और उसको फिर बनाया गया, संगीतकार ने उसको बैठ के बनाया। उस लिस्ट में से मेरा नाम खारिज कर दीजिए, निकाल दीजिए, लेकिन उस वक्त के कितने सुरीले संगीतकार थे सब, जिनके मैं नाम लूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। उन सब ने कितने अच्छे अच्छे ट्यून बनाए, और किसी को डायबिटीज़ हुई, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को क्या हुआ, उसी में मर गए वो लोग। लेकिन उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, चले गए बेचारे। तो हुजूर, ये आपने जो बात कही ये बहुत सही है, लेकिन ठीक है कि जिसकी आवाज़ का इस्तेमाल किया उसकी आवाज़ की फ़ीस अदा कर दी गई, लेकिन क्रिएशन था इन दो आदमी का। लेकिन होता यही है कि नाम उनका दोहराया जाता है। जी, जी। तो वो शख्स जो देखने में, वो शख्स जो कद में सबसे बड़ा था, देखा तो किसी और के कदमों पे खड़ा था। ओहो। तो ये हो रहा है हुजूर। अब आपसे बात करना चाह रहे हैं अमरनाथ यादव। हाँ जी यादव जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हेलो हेलो जी हाँ, आप सवाल कीजिए। हेलो, जो नौशाद अंकल से, हेलो, हाँ जी, नौशाद अंकल, जो पहले के जो पहले के संगीत है और अब का संगीत जो है, उसमें क्या फर्क है? उसमें क्या फर्क है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, हम इस बात को यानी नौशाद साहब बार बार बतला चुके हैं, समझा चुके हैं। इन्हें फिर उन्हीं चीज़ों को दोहराने के बजाय मैं नौशाद साहब एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ। ये बताइए, एक ज़माना था स्टूडियोज़ का, है ना, सारा कुछ फिल्में वहीं बना करती थी, सारी दुनिया वही हुआ करती थी, खूबसूरत दुनिया। अब हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में एक एक करके ये स्टूडियो कहना चाहिए ढहते चले गए, उजड़ते चले गए। उन चीज़ों को देखकर कभी तकलीफ़ होती है? हाँ, यकीनन तकलीफ़ होती है। वो मोहन स्टूडियो, प्रकाश स्टूडियो और साहब श्री साउंड स्टूडियो, ये तमाम स्टूडियो एक एक करके, जैसा आपने फरमाया कि ये ख़त्म हो गए, और उधर से जब हम गुज़रते हैं तो वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई ऊंची ऊंची, हम सोच के कभी कभी आंसू आ जाते हैं आँखों में, अरे यहाँ कितना काम किया था, कैसे कैसे गीत बनाए थे। जैसे कारदार प्रोडक्शन
अभी वो जहाँ पर था स्टूडियो वहाँ कुछ मोटर मैकेनिक और ये वो सब वहाँ कारखाने खुले हुए हैं, और वो जगह जहाँ हमारा म्यूजिक रूम था कुछ नहीं रहा, एक पेड़ रह गया है। तो एक दफ़े मैं उधर से गुजरा तो वो पेड़ था पुराना, मैं उस पेड़ से लिपट के रो लिया कि इस पेड़ के नीचे हमने शकील साहब ने बैठ के बड़े अच्छे अच्छे गीत सोचे थे, लिखे थे, बनाए थे। तो वो सब कुछ नहीं रहा, वो एक दरख्त खड़ा हुआ अभी तक बाहें फैलाए खड़ा हुआ है कि वो आएगा जिसका नाम नौशाद, मैं उसको लिपटा लूँगा, उसकी शाखें फैली हुई हैं। तो हुजूर ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो कि आपने जैसा फरमाया कि क्यों छेड़ते हो किस्सा मेरे दिले मुर्दा का, क्यों याद दिलाते हो भूला हो अफसाना। नहीं नहीं, अभी तो बहुत लंबा आने वाला कल भी आगे मौजूद है। फिलहाल भावीन शाह हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। हाँ जी भावीन। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं एक खुशनसीब इंसान हूँ सर जी, जो आपसे 8 साल पहले मिला था जी, एक शादी के मौके में जी, पार्ला में मिला था। और आज मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ सर कि एक अच्छे इंसान को अगर संगीतकार बनना है सर तो रियाज कितना करना चाहिए? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले किसी गुरु को उसको तलाश करना चाहिए, गुरु से तालीम लेना चाहिए। उसके बाद कम से कम रियाज 2-3 घंटे तो ज़रूर करना चाहिए। इसलिए आजकल ज़माना ऐसा कि कुछ कारोबार भी करना पड़ता है जी, इसलिए कि वैसे तो ये फुल टाइम जॉब है जी, लेकिन अगर आप हाफ टाइम जॉब कर रहे हैं ये संगीत की तो फिर भी कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे तो रियाज कीजिए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। अच्छा जी। तो ये ज़रूरी है, रियाज और तपस्या ही से आपको आगे रास्ते मिलेंगे। हाँ जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। नौशाद साहब, सुना है 1953 में आपने आन फिल्म में जब संगीत दिया था तो ऑर्केस्ट्रा में करीब 100 साजिंदों को इस्तेमाल किया गया था, वो वाकया हमें सुनाइए। नहीं, ये सही आपने फरमाया। सबसे पहले ये 100 मैन ऑर्केस्ट्रा, एक सिम्फनी किस्म का ऑर्केस्ट्रा हमने इस्तेमाल किया था। और तारदेव पर वो सेंट्रल स्टूडियो के नाम से एक स्टूडियो था जो अब नहीं रहा, वहाँ कुछ बिल्डिंगें बन गई हैं, वहाँ इसकी रिकॉर्डिंग की थी। और उसमें जो शूटिंग का स्टूडियो था टीन के पत्रों से बने हुए ज़्यादातर होते हैं, तो वहाँ हमने वो रिकॉर्डिंग करना चाहिए। तो हमारे रिकॉर्डिस्ट जो थे कौशिक, मरहूम कौशिक साहब, तो उन्होंने कहा रे नौशाद साहब ये टीनी साउंड आएगा, ये पतरे का है, इसमें इतने म्यूजिशियन आप ले आए। तो हमने कहा कि आप इत्मीनान रखिए, मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने कम्बल खरीदे कर वो स्टूडियो का पूरा तंबू बनाया कम्बल का, नीचे काथे का कारपेट बिछाया। और उसके बाद मैंने कहा अब इसमें रिकॉर्डिंग करिए, वो टीनी साउंड नहीं आएगा। तो कौशिक साहब बड़े खुश हुए, कहना हाँ बड़ा अच्छा आइडिया। तो उसमें साहब हमने 2 माइक्रोफोन इस्तेमाल किए थे 100 मैन ऑर्केस्ट्रा में। तो कौशिक साहब हमारे घबराए, कहने 2 चैनल कैसे हैंडल करेंगे। तो एक मैं लेके बैठा, एक चैनल को, एक को कौशिक साहब। तो वो साहब रिकॉर्डिंग हमने की और लंदन हम गए उसकी मिक्सिंग करने, चूँकि पहली कलर पिक्चर हिंदुस्तान की थी वो। अच्छा। और उस वक्त कलर का लैब यहाँ की लेबॉर्ट्री कोई नहीं थी, तो टेक्निक कलर में हम गए और वो पिक्चर लोगों को सुन के ताज्जुब होगा, 16 मिलीमीटर में शूटिंग की गई थी कोडोक्रम में। उस वक्त 35 मिलीमीटर का ये नेगेटिव हमको नहीं यहाँ मिलता था। तो महबूब साहब ने 16 मिलीमीटर पे एक्सपेरिमेंट किया था और फिर ब्लो अप कराने के लिए हम लंदन गए, वहाँ टेक्निकलर से उसको ब्लो अप कराया और वहीं हमने मिक्सिंग की, बैकग्राउंड म्यूज़िक की सब। तो वहाँ के लोगों ने बहुत सराहाया, बहुत हिम्मत बढ़ाई, अच्छे अच्छे म्यूज़िक कंपोज़रों ने सुना और कहने लगे कि भाई हम तो समझते थे कि हिंदुस्तान में एक्सटेम्पोर म्यूज़िक है, क्योंकि उन्होंने मीराबाई या तुलसीदास इनकी पेंटिंग देखी थी, खरताल एक तैराल ये भजन गा रहे हैं। तो बोले ये आपका तो पूरा हम लोगों की तरह आपने लिखा हुआ, हम पूरा स्कोर ले गए थे। तो साहब ये आपको शायद पता नहीं होगा, हमारा लिखा हुआ वो म्यूज़िक वहाँ के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने, BBC सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने
प्ले किया था। ये 1953 की बात है। क्या बात है। नौशाद साहब, लक्ष्मण जी हैं मुंबई से, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। हाँ जी लक्ष्मण जी। हाँ जी नौशाद साहब। जी साहब। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आज के दौर में आप जैसा कोई भी संगीतकार नहीं है। मैं आपके संगीत में सजा एक भजन बैजू बावरा का, हमारे देश हिंदुस्तान का बेहतरीन नगीना बनकर करोड़ों लोगों के दिलों में ऐसा घर कर गया है जिसका कोई बयान नहीं। वो भजन है मन तड़पत हरि दर्शन को आज। जी लक्ष्मण जी, आपका सवाल क्या, आप बोलिए, क्योंकि हमारे पास वक्त की हमेशा बहुत कमी रहती है, आप बोलते चलिए। सवाल बताइए। हाँ जी, सवाल ये है कि क्या ऐसे आप कंटिन्यू कीजिए, आप बोलिए, आप उस आवाज के लिए रुकिए नहीं। ऐसे भजन अब नहीं बन रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसे भजन अब नहीं बन रहे हैं। मुझे एक बात ये याद आ रहा है कि इस गीत को बनाने वाला मुसलमान और गीत को लिखने वाला मुसलमान और गाने वाला मुसलमान और इतना अच्छा हिंदुओं के लिए बनाया हुआ भजन लक्ष्मण जी देखिए, दिल को छू गया है। हाँ जी जरूर, आभारी हम आपकी इस बात के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, नौशाद जी तो जरूर जवाब देंगे, पर मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, संगीत एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी कला है जिसका कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं है, कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, तो उसमें धर्म तो कहीं पर आता ही नहीं। ये तो इंसान की अपनी भावनाएं हैं। मैं ठीक कह रही हूँ नौशाद साहब? जी, मैं इसके लिए अर्ज करूँगा, जो आपने सवाल किया है कि ये आपने जो कहा कि मोहम्मद रफ़ी ने गाया, मोहम्मद शकील ने लिखा, नौशाद अली ने बनाया, लेकिन उसी पवित्रता से, उसी पाकीज़गी से वो उस भजन को हम लोगों ने बनाया जिस तरह से मुग़ल आज़म में नात शरीफ की बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, तो वो एक ब्राह्मण लड़की को गवाया और वो साहब दरगाहों में वो नात शरीफ गाई गई, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, और मंदिरों में वो गाना गाया गया, भजन मंतरपत हरि दर्शन को, जो राग मालकोस पर आधारित था। तो ये उसी जज्बे से, जिसमें जैसा आपने कहा है कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता है, संगीत बजाते खुद एक धर्म है, तो उस जज्बे से किया था। इसको नेशनल इंटीग्रेशन कह लीजिए, यकजहती कह लीजिए, जो भी कुछ कह लीजिए, इसका नाम कुछ भी आप दे दीजिए, लेकिन जज्बा यही था। संगीत जो है वो वाकई सबकी धरोहर है और वो सबके दिलों में घर कर जाता है, बशर्ते कि संगीत अच्छा हो, सुरीला हो और बनाने वाले को कुछ सूझबूझ हो। मुझे तो नहीं है सूझबूझ भाई, जो भी कुछ हुआ है वो आपने पसंद किया, आपने इज्जत बख्शी। नौशाद साहब, मैं चाहती हूँ कि आप क्योंकि समय बहुत कम है अब हमारे पास, थोड़े वो किस्सा हमें ज़रूर सुनाएं जो आप बड़े गुलाम अली खां साहब के बारे में बताते हैं, जब वो बीमार हुए थे, उसमें थोड़े शब्दों में अगर कह सकें। जी, मैं क्या था कि उस वक्त आसिफ साहब ने कहा कि भाई इसमें मुग़ल आज़म में तानसेन का गाना है, तो मैंने कहा इस वक्त के तानसेन बड़े गुलाम अली खां साहब हैं, लेकिन वो फिल्मों में नहीं गाते हैं। तो बोले कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, मुझे ले चलिए। तो मैंने उनसे वक्त लिया, मैं लेकर गया आसिफ साहब को, मलाबार हिल पर वो रहते थे। तो मैंने कहा कि साहब ये एक फ़िल्म बन रही, उसमें आपकी आवाज़ चाहिए, गाना आपसे गवाना है। तो बोले मैं भाई फिल्मों में नहीं गाता हूँ, कोई संगीत सम्मेलन हो वहाँ ले चलो। तो आसिफ साहब कुछ अपने उनका एक अलग ढंग था, सिगरेट पीते थे, गुल चुटकी बजा के झाड़ते थे उसका ऐश। तो वो बोलने के चुटकी बजा के, खां साहब गाना आप ही गाएंगे। तो खां साहब ने उनको देखा, कहने अरे भाई किसको लिया आप, एक कौन कूड़ है, ये लफ्ज़ थे उनके, मैं सब नहीं गाऊंगा। तो मैंने कहा हुजूर यही प्रोड्यूसर हैं इस पिक्चर के और डायरेक्टर भी हैं। तो बोले साहब हुआ करें, कुछ भी हो, मैं नहीं गाऊंगा। फिर उन्होंने कहा गाना आप ही गाएंगे, कीमत आपकी होगी, दूसरा लफ्ज़ नहीं कहूँगा। तो खान साहब मुझे ले गए बालकनी में, कहने मैं इसको भगा दूँ,
मैंने कहा साहब मेरा भी नुकसान हो जाएगा। आपको क्यों होगा? मैंने कहा आपके गाने से जो मुझे इज्जत मिलने वाली उससे महरूम हो जाऊंगा। तो बोलने, मैंने कहा आप भगाएंगे कैसे? तो कहने मैं कीमत इतनी मांगूंगा ये भाग जाएगा। मैंने कहा वो उसका हक है आपको। इन्होंने कहा अच्छा साहब मैं गाऊंगा 25,000 लूंगा एक गाने के। उस जमाने में 300-400 रुपए मिलते थे प्लेबैक सिंगर को। तो खान साहब ने 25 मांगे और आसिफ साहब ने मंजूर किया। ये खूबसूरत गीत बना। मैं दरअसल इस तरह की बातें इस तरह करना चाहती थी। बहुत से संगीत की ऐसी बातें हैं, इतनी गहराई है इनमें, लेकिन जैसा कि आज बार बार नौशाद साहब भी कहते हैं और खुद आप लोग इस तरह के सवाल करते रहे, मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानी शायद उस कस्तूरी मृग की तरह, उस मस्क डियर की तरह जो खुशबू को बाहर ढूंढता रहता है। शायद अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। मैं नहीं कहती कि विदेशी संगीत अच्छा नहीं है, लेकिन अब एक बार फिर अगर वो सुरीला दौर आए तो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी जो संगीत सुना जाता है फिर वो दौर चलेगा। यानी कुछ हफ्ते टेलीविज़न के हर चैनल में सुनकर वो गीत वहीं दम तोड़ देता है, वो दौर ख़त्म होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ जैसा कि नौशाद साहब आपने कहा, फिर वो फिल्में बने जिनमें समाज सुधार की कुछ बात हो, जो समाज से जुड़ी हुई हों, और फिर आप फिल्म संगीत के इस खजाने को और ज़्यादा इज्जत बख्शें। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सुरीली बातचीत की। मार पड़े थे